अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। भूख, गुर्बत, अफलास और कोरोना वबा। भारत में आम आदमी को जान के लाले पड़ गए। मोदी सरकार जंगी जुनून में मुब्तला। गुर्बत मिटाने की बजाय जंगी साजो सामान खरीदने में मसरूफ। 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल तैयारों का सौदा। ऑपोजिशन जमातों की तनकीद, क्या भारत चीन, पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ महाज खोलने की तैयारियों में मसरूफ है? आलमी बरादरी भारतीय जंगी जुनून पर खामोश क्यों है? ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। सियासी अफरा तफरी में अवाम की बेबसी। सियासतदान अपनी सियासत बचाने में मसरूफ। सिविल इंतजामिया नाकामी का इस्तारा। पाकिस्तान में काम कौन कर रहा है? सियासी लड़ाई में अवाम क्यों पिस रहे हैं? ये सवाल भी आज के दस्तक का हिस्सा होगा। और रुपए की कदर में कमी, बिजली के बिलों में इजाफा। रवा साल पाकिस्तानियों ने 190 अरब रुपए इजाफी अदा किए। गर्दिशी कर्जा भी 4,000 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। क्या कौम फिर बड़े इम्तहान में मुब्तला होने वाली है? फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तानियों को कितने का चूना लग सकता है? और फिर रियासत तो माँ जैसी होती है, मगर क्या हमारे यहाँ रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है। बैनुल अक़वामी मईशत डूब रही है। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। अक़वाम आलम इस वबा के नतीजे में पैदा होने वाले माशी बहरान से निपटने के लिए रास्ते तलाश कर रही हैं। लेकिन इन ममालिक में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके सर पर जंगी जुनून सवार है। जहाँ आज के दिन में 52,000 से जायद कोरोना केसेस सामने आए हैं। जहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद 35,000 से तजावुज कर चुकी है। जिसकी मईशत मुसलसल गिर रही है। जहां करोड़ों अफराद बेरोजगार हुए हैं। जहां भूख 70% आबादी के घरों पर दस्तक दे रही है। इस तबाहाल मुल्क के सरबराह के सर पर जंगी जुनून सवार है। वो पूरी दुनिया को फतह करना चाहता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझें। उस मुल्क का नाम भारत है, जिसकी सरबराही इंतहा पसंद लीडर नरेंद्र मोदी के हाथ में है। भारतीय वजीर आजम ने कोरोना जैसी वबाई सूरत हाल में कौम की भूख, गुर्बत और बेरोजगारी के लिए कोई कदम उठाने की बजाय 60,000 करोड़ रुपए जंगी तैयारों की खरीदारी में झोंक दिए हैं। लेकिन कौम के इस कड़े वक्त में वो अपने करीबी दोस्तों को नवाजना नहीं भूले हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि भारतीय वजीर आजम को जंगी तैयारों की जरूरत क्यों पेश आई? भारत गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर मुसलसल असलहा खरीद रहा है। लेकिन इस वक्त भारत ने अपने 2 मजीद पड़ोसियों से भी ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसे अमूमन पुरअमन सरहद समझा जाता रहा है। लेकिन गुज़श्ता माह वादी गलवान में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इसी तरह भारत और नेपाल के दरमियान 1751 किलोमीटर सरहद है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इस पुरअमन मुल्क के साथ भी नई दिल्ली के ताल्लुकात खराब रहे हैं। माजी में भारत नेपाल के सरहदी तनाज़ात को गुफ्तो शनीद के साथ हल करने का ख्वाह रहा है। लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों के साथ नेपाल और भारत के ताल्लुकात कशीदा होते चले आए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3,323 किलोमीटर की सरहद है। दोनों ममालिक के साथ कश्मीर के मामले पर 7 दहाइयों से तनाज़ा रहा है। भारतीय सियासत और दिफा की बुनियाद पाकिस्तान दुश्मनी ही रही है। हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ा जाता है। दिफाई बजट में इजाफा भी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करके बढ़ाया गया है। इस वक्त भारत का दिफाई बजट 80 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो 44,000 फौजी, 2,123 तैयारे, 4,292 टैंक, आप 216 है, जबकि 36 हवाई अड्डे हैं। इतनी दिफाई ताकत के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम होने में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे, जिनमें से 5 तैयारों की खेप भारत को पहुंच गई है, वो मंगवा लिए हैं। भारतीय रियासत हरियाणा की अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले जंगी तैयारों को वाटर कैनन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय मीडिया की नजर में राफेल तैयारों की आमद से भारत का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया है। अब चीन, पाकिस्तान और नेपाल की खैर नहीं है। इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, भारत में इस वक्त क्या समा है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। चीन से पाकिस्तान तक खलबली मच गई है, क्योंकि आसमान का बाहुबली हिंदुस्तान आ चुका है। अब कांपेगा चीन, डरेगा पाकिस्तान, घर पहुंचा बॉर्डर का बलवान। यह है भारत का रवायती मीडिया, जो अपनी रेटिंग के लिए खूब सनसनी फैला रहा है। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि अभी चंद हफ्ते कबल गलवान वैली में भारतीय अफवाज के साथ चीनी फौजियों ने जो सलूक किया, वो सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ने देखा। जिसके जवान अपनी जान बचाने के लिए यकबस्ता पानी में कूद पड़े। बॉर्डर का पहलवान भारत तो पहुंच गया, मगर वो कहते हैं ना कि जहाज की ताकत अहमियत नहीं रखती, बल्कि इस जहाज को उड़ाने वाले पायलट्स के हौसले और हिम्मत ही कामयाबी की जमानत होते हैं। अब भारतीय मीडिया समझ रहा है कि पाकिस्तान डर गया है, लेकिन भारत
शायद 1948 से आज तक पाकिस्तानी फौजी जवानों के किस्से भूल चुका है, जिन्होंने हिमालय की बुलंदियों से बहरा अरब की गहराइयों तक, चविंडा के मैदानों से राजस्थान के सहराओं तक जुर्रत और बहादुरी, अज़्म और हिम्मत की वो दास्तानें रकम की है कि दुनिया की अस्करी तारीख भी हैरान है। भारत डील पर इस हद तक खुश है कि उसकी तारीफों में जमीन और आसमान एक कर रहा है। जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। क्या झलक दिखाई दे रही है वो आपको भी दिखाता है। क्या आपको मालूम है इन 5 फाइटर प्लेन को फ्रांस से हिंदुस्तान लाने वाले कौन है? 7000 किलोमीटर का सफर कैसे पूरा हुआ? हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली इस खबर के नायकों से मिलिए। मातृभूमि में आज उन लड़ाकों की कहानी है जिसकी बहादुरी, जज्बा और देशभक्ति का संकल्प एक नजीर तो है ही। देशभक्ति की बातें की जा रही है, नायकों की बातें की जा रही है। पता नहीं है नायक है या खलनायक है। भारतीय पायलट इंडियन मीडिया की नजर में नायक हैं, लेकिन शायद वो पाकिस्तान के एम आलम को भूल गए हैं। चले माजी की बातें छोड़ें, अभिनंदन की पाकिस्तान आमद तो भारतीय मीडिया को याद होगी। या वही अभिनंदन जिसने एक चाय का कप पीने के लिए तैयारी की कुर्बानी दे डाली थी। हाँ, आपका नायक आजाद कश्मीर के जंगलों में जिंदगी की भीख मांगता हुआ दिखाई दिया था। आपके तैयारों के टुकड़ों पर एलओसी के करीब बसने वाले बच्चे आज भी झूला झूलते हैं। चले आपको याद दिलाते हैं आपके बाहुबली, नायक और पहलवान कैसे हैं। ये सारी दुनिया जानती है और दुनिया हमारे शाहीनों से भी वाकिफ है। खैर, किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, अब आपको राफेल तैयारों की खरीदारी और उसके अंदर होने वाले घपलों के बारे में बताते हैं। अगर तैयारों की खरीदारी के मामले लिया जाए तो भारतीय हुकूमत ने साल 2001 में भारतीय फजाइया को मजबूत बनाने के लिए 126 तैयारे खरीदने का फैसला किया। 6 सालों बाद 2007 में तैयारों की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी हुए। 2008 में बोइंग, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, स्वीडन की साब और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने दिलचस्पी का इजहार किया। डसॉल्ट एविएशन ने इस वायदे के दौरान सबसे कम बोली दी और 2012 में इसे फाइनल करार दिया गया। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात का आगाज 2012 में हुआ था, जो 2 साल तक मुअत्तल रहा था। ताहम 2014 में मोदी ने हुकूमत संभालने के बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया था। सितंबर 2016 में दोनों ममालिक ने 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का महंगा मुआहिदा किया था, जिसमें 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए दस्तखत किए गए थे, जो तैयारों की खरीदारी का सबसे महंगा मुआहिदा था। राफेल तैयारों की खरीदारी का सौदा शुरू दिन से ही मुतनाज़ रहा है, सवालात की जद में रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तैयारों की खरीदारी के लिए अपने करीबी दोस्त बिजनेसमैन अनिल अंबानी को नवाजने के इल्जामात लगाए गए हैं। राहुल गांधी इस मामले पर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। उनका इल्जाम था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस वायदे में अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करके अकरबा परवरी की मर्तकब हुई है। राहुल गांधी ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात करके राफेल के मुआहदे में तब्दीली कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया को धोखा दिया है। उन्होंने हमारे फौजियों के खून की बेहुरमती की है। कांग्रेस जमात ने मोदी पर यह भी इल्जाम लगाया था कि 2012 के मुआहदे के मुकाबले में हुकूमत फी तैयारा फ्रांस को ज्यादा रकम अदा कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ने फ्रांस से फी तैयारा 526 करोड़ रुपए में खरीदने का मुआहदा किया था, जबकि मोदी हुकूमत ने वही तैयारा 1670 करोड़ रुपए में खरीदने का मुआहदा किया है। कांग्रेस ने 126 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया, जबकि मोदी हुकूमत सिर्फ 36 तैयारे खरीद रही है। कांग्रेस ने फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहदा किया था, जबकि नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई मुआहदा नहीं किया। यानी कांग्रेस तैयारों की असेंबलिंग भारत में करने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मोदी इससे इनकारी हैं। सवाल यह भी उठता है कि राफेल तैयारे 5 साल ताखीर के बाद क्यों डिलीवर किए गए हैं। इस हवाले से राहुल गांधी का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत और अब सच निकल। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहाँ उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ये बिल्कुल साबित हो गया, चौकीदार चोर है और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता। चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी मुसलसल इन इल्जामात की तरदीद करती रही है। जंगी तैयारी राफेल के इंडिया पहुंचने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडियन फजाइया को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि फजाइया की ताकत सही वक्त पर बढ़ाई गई है और इस बारे में उनको फिक्र होनी चाहिए जो इंडिया की इलाकाई सालमियत के लिए खतरा है।
इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। राजनाथ सिंह ने अपने तीनों पड़ोसी ममालिक का नाम लिए बगैर धमकी दी है। एक जानिब फ्रांस से नरेंद्र मोदी की डील को करप्शन का तारीखी स्कैंडल करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब भारत के जंगी जुनून पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। दुनिया अमनो अमान की बात कर रही है, लेकिन भारत के जंगी जुनून में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? क्या राफेल तैयारों की खरीदारी से भारत का दिफा मजबूत होगा? नरेंद्र मोदी इलाकाई अमन के लिए खतरा बन रहे हैं, लेकिन अपनी ताकतें खामोश क्यों हैं? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अंबाला में राफेल तैयारों की आमद के बाद पूरे भारत में एक जश्न का सा समा है, और भारतीय वजीर दिफा ने एक ट्वीट की और उसमें लिखा कि राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ अब भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इनकलाब बर्पा कर देंगे ये। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक तो राफेल 4.5 जनरेशन से कुछ ज्यादा की आगे बड़ी चीज नहीं है। क्या वाकई भारत जो क्लेम कर रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि भारतीय जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ, इज इट राइट? मेरे ख्याल में इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि कोई गलत बयान नहीं दिया जा सकता। जैसे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें करते रहे और तोप खाने से चंद गोले दाग कर कहते थे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पूरी दुनिया ने उन पे लान तान की, तो भारत ने ये वतीरा अपना रखा है कि अपने अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। जो हमने उनके साथ फरवरी में किया था वो तो सारी दुनिया ने देखा। बात वो होनी चाहिए जो दुनिया करती है, वो नहीं होनी चाहिए वो चाय पिलाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर करता है। उसे क्या मालूम कि एविएशन क्या है, और ये जो हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की बातें करते हैं ये चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल लोगों को पागल बनाने के लिए वो इस तरह की बातें कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बदलने जा रही है? 4th जनरेशन जहाज़ है, इसी के साथ का जहाज़ जो Su-30 है वो हमने गिराया था, आपको भी याद होगा। हमारे JF-17 ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, F-16 भी हमारे पास मौजूद है। तो कौन सी नई चीज़ है जो भारत और शायद साहब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भारत के पास जहाज थे जो हम गिरा भी चुके हैं और जो पूरी दुनिया ने देखा है वो उसकी कैपेसिटी शायद बेहतर थी, कैपेबिलिटी बेहतर थी। $9.2 बिलियन की जो डील की गई है और फिर अनिल अंबानी के साथ ये मुंसलिक की जाती है, इसका असल में बेनिफिशियरी कोई और है और असल में किसी और को नवाजने की करने की कोशिश की गई है, और उसमें जो फायदा हो रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट उठाने वालों का हो रहा है और नुकसान भारतीय अवाम का हो रहा है। इस पर भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारतीय अवाम को। देखिए, हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन सी करप्शन हो रही है, किसको फ़ायदा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। मैं तो प्योरली कैपेबिलिटी, अहलियत की बिना पर बात करता हूँ कि जो Su-30 है अगर हमने उसको गिराया तो हमने अहलियत की बुनियाद पर गिराया ना। और एक ही दिन में जो हाल देखा भारतीय फ़िज़ाइया का पूरी दुनिया ने, उस पर भारतीय फ़िज़ाइया जो है वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके अपने लोगों ने उनकी लान तान की है। अब कौन सी चीज़ है जो नई लाना चाहते हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये डुगडुगी बजाने वाली बात है, ऐसे ढोल धमाका करने वाली बात है। कोई ऐसी अहलियत नहीं है जो भारत ने हासिल की है। जहाज़ कहीं और से आप ले रहे हैं। पाकिस्तान ने तो JF-17 अपना बना रखा है और उसको हम बाकायदगी से जो पुराने जहाज़ हैं उनको रिप्लेस करने के लिए और जहाज़ बना के पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किए जा रहे हैं। ये हमारा साथ चलता हुआ एक प्रोसेस है। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, राजनाथ सिंह जो भारतीय वजीर दिफा है, उनकी एक और ट्वीट मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड, इफ anyone who should be worried about or critical about this new capability of the Indian Air Force, it should be those who want to threaten our territorial integrity। यानी पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जिनके लिए अब हम खतरा बनने जा रहे हैं वो लोग हैं जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं या उसमें इंटरवीन करते हैं। यानी बराह रास्त चाइना को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, या नेपाल के फ्रंट के ऊपर जहां भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, नरेंद्र मोदी, फिर पाकिस्तान को। तो इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। चाइना के साथ तो उनका कोई मुकाबला बनता ही नहीं। कोई भी ज़ाविये से आप चाइना के साथ कंपेयर कर लें, चाइना इंडिया से बहुत आगे है। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान को मिलाकर मुकाबला करने की बात करना उनके लिए नहायत, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है और लोगों के सामने अपना एक नाम पैदा करने वाली बात है। लिहाजा चाइना के साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। और जहाँ तक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, लद्दाख का इलाका जो है वो चीन ने
बार बार कहा है कि वो उनका इलाका है, तो इसलिए कोई इलाका ऐसा नहीं, और ये कश्मीर को, लद्दाख को वो समझकर उसी तरह का सिलसिला वहाँ करना चाहते हैं। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी बहुत बड़ी पावर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सलियां देने वाले आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाया हूँ, इसका मकसद अपना गम जो है उसको दूर करना है। शायद नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो दाखिली महाज के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, वो कोरोना क्राइसिस की सूरत में हो, वहाँ बढ़ती हुई गुर्बत की सूरत में हो, फिर दाखिली के अलावा जो खारजी महाज के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, उस पर भी शायद अपने गम को मैला करने की कोशिश की जा रही है, या आवाम के सामने आप अपना बेहतर इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शायद इस तनाजुर में लिया जाए इसको। जी, बात यह है कि उन्हें तो जितने भी मकाम हैं उन सब पर नाकामी का सामना है। वो अफ़गानिस्तान में घुसना चाहते थे, वो ना हो सका। उनकी जहाँ तक इकॉनमी है उसका तो आपने देख लिया। फिर वो दुनिया में जहाँ तक उसका नाम है, कश्मीर की वजह से ख़ासकर, और फिर ये जो लद्दाख का मामला हुआ, उन्हें नहायत सुबकी का आलम है। तो कोई भी उनका टारगेट जो कि मोदी हुकूमत पूरा करना चाहती थी वो नहीं हो सका। लिहाजा वो लोगों की तवज्जो उन असल मामलात से हटाकर इन जाली मामलात की तरफ लगाना चाहते हैं, जहां उनको बिल्कुल उसी तरह शर्मिंदगी का सामना है और ना वो इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं पे भी उनको कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। तो ये बातें हैं जिसके ज़रिए उनके मुख्तलिफ लोग लगे हुए हैं कि लोगों की तवज्जो इन चीज़ों से हटाकर ऐसी तरफ की जाए जिस। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, सोशल मीडिया के ऊपर राफेल तैयारों को लेकर एक और जंग लड़ी जा रही है, और जो भारत पोर्ट्रे कर रहा है वो सबके सामने है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक जश्न का सा समा है वहाँ पर, और ये बताने की कोशिश, बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अब खुदा न खास्ता हमारे से वो बहुत बर्तरी ले गया है, या उनकी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया है। क्योंकि आप एविएशन इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी माहिराना राय इस पर क्या है कि हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है, और हमारी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि वो ये कहते हैं कि जो भारतीय पायलट राफेल तैयारों को उड़ाकर अंबाला तक लेकर आए हैं, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्सपर्ट हैं जो राफेल को उड़ा सकते हैं। तो कैसे तकाबली जायजा लेंगे हमारी एविएशन का, हमारे पायलट्स का, हमारी इंडस्ट्री का और भारतीय इंडस्ट्री का? आप ये देखें, क्या जहाज़ों को उड़ाना जो है वो आपकी बहुत बड़ी अहलियत है। पाकिस्तान F-16 कब से फ्लाई कर रहा है, कितने साल बीत गए। JF-17 हमने ख़ुद बनाया और उसको हम फ्लाई कर रहे हैं। ये फ्लाई करना नहीं है, फ्लाई करने के बाद जब वक्त पड़ा और उन जहाज़ों को इस्तेमाल करने का, तो आपने क्या अहलियत दिखाई, असल बात वो है। और वो हमने 27 फरवरी को दिखा दी, पूरी दुनिया ने देखी। वो हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया ने देखा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तिफल तसल्लियाँ हैं इन चीज़ों के कहने से। तो भारत की एयरफोर्स बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं बन जाएगी, ना वो कोई अहलियत में हमसे आगे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जहाज़ हमने बना लिया वो हमारे पास है, हमारा है। आप तो अभी भी डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। तो लिहाजा भारत को इन 5 जहाज़ों की निस्बत और इनकी वजह से किसी अहलियत के बारे में सोचना, ये सरासर बेवकूफ़ी की इलामत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेनी है, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कौन कर रहा है। असल में काम कौन कर रहा है ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज रात गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची में बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाही के हवाले से एक ट्वीट की। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के चेयरमैन को पर कराची जाने और बारिश के बाद सफाई का काम शुरू करने की हिदायत दी हैं, और अफवाज पाकिस्तान को भी शहर की सफाई के काम में हाथ बटाने का कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाक फौज को शहर की सफाई के लिए अहकाम जारी कर रहा है। सवाल पैदा होता है कि मुल्क के दीगर इदारे कहाँ हैं। वज़ीर आज़म ने तो कौम से इदारों की बेहतरी का वादा किया था, लेकिन कराची में बारिशें हुई, शहर में सफाई और निकासी आप के तमाम इदारे गायब। तैयारों के हादसात होते हैं तो मलबा पायलट्स पर, ट्रेन के हादसात का जिम्मेदार ड्राइवर। रिपोर्ट्स जारी कर दी जाती हैं, लेकिन सजा और जजा का कोई भी पैमाना मुख्तस नहीं किया जाता है। यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कर कौन रहा है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान की ज़राअत पर टिड्डी दल का हमला हुआ,
महकमा ज़राअत खामोश तमाशाई बना रहा। किसानों की सारे साल की कमाई लुट गई। बिलाखिर सूबाई हुकूमतों और वफाक ने पाक फौज से मदद तलब की। फौजी जवान आगे बढ़े, अपने वसाइल इस्तेमाल किए और किसानों की कमाई लुटने से बचा ली। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसके खेत बड़े नहरी निज़ाम से सैराब होते हैं। नहरों की सफाई के लिए महकमा ज़राअत नाकाम हो जाता है तो पाक फौज के जवान कौम की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मुल्क में सैलाब आता है तो पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते हम वतनों की मदद को आगे बढ़ते हैं। सैलाब में अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, डूबतों का सहारा बनते हैं, उनको सहारा देते हैं, निकासियात के लिए भरपूर काम करते हैं। यानी सिविल इंतजामिया जब जब नाकाम हुई है, पाक फौज के लोग आगे बढ़े हैं। मीरपुर में जलजला आया, सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से कबल ही पाक फौज के दस्ते शहरियों की मदद को जा पहुंचे। किमाड़ी में गैस लीकेज का मामला सामने आया तो पाक फौज के दस्ते शहरियों की हिफाजत के लिए मैदान में आ गए। खुद मुश्किल में रहकर अहलियाने कराची को बड़े इंसानी अलमिये से बचा लिया। यही नहीं बल्कि हालिया कोरोना वबा के दौरान सिविल इंतजामिया की मदद के लिए भी पाक फौज के जवान आगे आए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पुलिस का भरपूर साथ दिया। यानी मरदमशुमारी हो, वोटों का इंदराज हो, इलेक्शंस हो, सैलाब या फिर जलजले हो, ट्रैफिक हादसात हो, वबा फूट पड़े या फिर दहशतगर्दी, हर जगह पाक फौज के जवान नजर। लेकिन हमारी सियासी क़यादत हर मुश्किल वक्त में क्या करती रही है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या मंजर दिखाई देता है, किस तरह उसका डेकोरम, उसकी धज्जियां बिखेर दी जाती हैं, उसकी एक झलक आप भी मुलाहिजा कीजिए। नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलेगा ये, कोई नहीं बोलेगा ये। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जिस पे ट्रांसफार्मर, जिस पे ट्रॉली पे रखे जाते हैं ना, ट्रॉली ट्रांसफार्मर, तो ट्रॉली लेने गए हैं ताकि ट्रैक्टर की जरूरत ना पड़े। तेरी लौट नहीं आती, क्या तेरा शोर नहीं आती। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। अब एक ऐसे वक्त में जब आवाम को खराब माशी हालात, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना वबा के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, सियासतदान जातियात, अनापरस्ती और इल्जामात की सियासत में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से हुकूमत ने 2 बिल्स मंजूर कराए। ऑपोजिशन ने खूब हंगामा आराई की। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने दावा किया कि वो सेनेट से इन बिल्स को मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन हुकूमत माजी की तरह इस बार भी सेनेट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। इन बिल्स की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी अरकान को ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऑपोजिशन जमातें बिल्स की मंजूरी के लिए NRO मांग रही थी। हुकूमत ऑपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और ना ही किसी सियासी जमात को कोई NRO दिया जाएगा। ऑपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करा लेते। इजलास के अंदर वज़ीर आज़म ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ पर तनकीद भी की। साथ ही उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर्स को फाल होने का कह दिया। हुकूमत तो ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, मगर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई मौसर इत्तेहाद दिखाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन जमातें APC बुलवाने के लिए कोशा हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम दीगर सियासी जमातों से राब्ते कर रही हैं, मगर जमात इस्लामी ने ऑपोजिशन की APC में शिरकत से माजरत कर ली है। जमात इस्लामी का कहना है कि APC का एजेंडा करप्ट सियासतदानों को बचाने का अमल है। अगर APC में मुल्क और कौम के मुफाद का एजेंडा शामिल हो तो शिरकत करने पर सोचा जा सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि ऑपोजिशन जमातों की हिकमत अमली क्या हो सकती है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी के असासों का हिसाब मांगा है। साथ ही कहा है कि तमाम मुआविनीन पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। इमरान खान आज भी अपने मुशीरों की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात का जवाब अदालत में दे रहे हैं। ऐसा रहनुमा नून लीग अयाज सादिक ने गुज़श्ता रोज़ जियो टीवी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए किया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी देख लीजिए। हमारे पास 1-2 ही तरीके हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो जो इनका केस पड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन में 6-7 साल हो गए, पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो उस पर बैठे रहे, पता नहीं क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं, बाद में पता चला वो तो अपने भांजे भतीजे को भी टिकट PTI का दिलवा रहे थे। अफसोस हुआ ये चीज़ें सुन के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। एक वो है केस, और कुछ केसेस हैं खान साहब के ख़िलाफ़ जो कि जल्द उभर के आएंगे, जिसमें आपको नज़र आएगा कि वो बहुत वल्नरेबल है। अमीर साहब कुछ नए केसेस आने वाले, बहुत वल्नरेबल है। तो आप उनकी, अच्छा, एक तरीका ये है अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन। जी हाँ। अब ऑपोजिशन जमातें हुकूमत से निजात के लिए अदालत की जानिब देख रही हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन अपना पार्लिमानी किरदार अदा करने में नाकाम हो चुकी है?
हुकूमत पार्लियामान के अंदर और बाहर हर जगह ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए संजीदा है, मगर ऑपोजिशन की खामोशी अवाम को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर रही है। ऑपोजिशन की खामोशी और हुकूमत की नाकामी में अवाम बुरी तरह पिस रही है। अवाम सियासी क़यादत से सवाल पूछकर अवामी नुमाइंदे उनके मसाइल हल करने में नाकाम हैं, तो फिर वो किसकी जानिब देखे? इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जहां कौमी असम्बली में बिल्स मंजूर हुए, आज सेनेट से भी बिल्स मंजूर हो गए और गुज़श्ता रोज़ की वो प्रेस ब्रीफिंग जो शाहिद खाकान अब्बासी और साथ में शेरी रहमान साहिबा ने की, उसमें वो बड़ा क्लियरली कह रही थी कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर क्योंकि हमारी नुमाइंदगी है, सेनेट में हमारे पास अक्सरियत है, तो कोई बिल लाए और हम देखते हैं कि कैसे मंजूर कराते हैं। लेकिन हुकूमत तो अपनी हिकमत अमली के अंदर बड़ी क्लियर और बड़ी बेहतर दिखाई दे रही है, कामयाब दिखाई दे रही है। सहर कामरान साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। बात यह है कि अगर अपोजिशन ने पाकिस्तान के बेहतरीन वफाद के अंदर आपको तजावीज़ दी जो बेहतर थी, जो अच्छी थी, जिनको आपने कबूल किया, सुबह स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, स्टैंडिंग कमेटी के जो रिकमेंडेड तजावीज़ थी आपने कबूल की, उसके बाद वो बिल पास हो गया, तो आप शुक्रिया अदा करें ना कि एक बेहतर लेजिस्लेशन के लिए जो अपोजिशन का जो किरदार है आप उसका शुक्रिया अदा करें। मुझे ये समझ में नहीं आता ये कैसी हुकूमत है जिसके अंदर रऊनत और फिरौनियत इतनी है कि वो मुल्क के मफाद को भी उस पर जो है वो कुर्बान करती है। यानी इन जगह कोई और हुकूमत होती तो इसने ये बिल मंजूर होने के बाद अच्छा माहौल बनाती, अच्छा जेस्चर शो करती। बिल्कुल, लेकिन सहर कामरान साहब, ऑपोजिशन तो खुद कह रही थी ना कि हम ये बिल मंजूर नहीं होने देंगे, और फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के साथ भी मंजूर थी, कुछ शिकें वहां पर भी डिस्कस हो रही थी, लेकिन उस पर भी ऑपोजिशन कामयाब नहीं रही, और फिर हुकूमत ये कहती है कि असल में ऑपोजिशन NRO प्लस चाहती है। देखें, हुकूमत तो बहुत कुछ कह रही है। आप कंटेनर से स्टार्ट करके हुकूमत शुरू होने तक के आपके बयान देख लें तो वो जो कह रहे हैं उनकी बातों में इतना तजाद है। पहली बात है, नैब ऑर्डिनेंस लाया कौन, नैब ऑर्डिनेंस मंजूर कौन करवाना चाहता था, और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के अंदर जब अपोजिशन ने इनकी तवज्जो दिलाई कि आप इस तरीके से लोगों को गायब नहीं कर सकते कि हर बंदा जो है मिसिंग पर्सन हो जाए पाकिस्तान का, आपकी ख्वाहिश और मंशा के ऊपर, और आपने जो तजावीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर ली अपोजिशन की, तो मान ले बोले कि अपोजिशन ने हमें बेहतर तजावीज़ दी थी। वही हुकूमत है ना। आपको याद है कि कश्मीर का ये ले करते हैं रेजोल्यूशन और 370 और 335 मेंशन करना भूल जाते हैं। ये वही हुकूमत है जो रेजोल्यूशन पास होती है कश्मीर पे तो वजीर आजम गायब हो जाते हैं। ये वही हुकूमत है जिसकी पार्लियामान वजीर आजम के लिए तलाश गुमशुदा का बोर्ड लगाए रहती है। ठीक है, देखिए, यानी ये समझा जाए कि ऑपोजिशन ने दरअसल कौमी मफाद में ये दोनों बिल्स मंजूर किए हैं। अब आगे चलते हैं। सहर कामरान साहब, अपोजिशन ना सिर्फ कौमी मफाद में बल्कि जो तरामीम थी रिकमेंडेड अपोजिशन की वो एक्सेप्ट कराने के बाद बिल मंजूर किए। ये आप कहें कि ये जो है तरमीम। सहर कामरान साहब, आप कौमी असम्बली हो या सेनेट का ऐवान हो, जहां ऑपोजिशन ऐवान के अंदर डिवाइडेड दिखाई देती है वहीं ऐवान से बाहर भी डिवाइडेड दिखाई देती है। अब तमाम तर नजरें APC के ऊपर जमी हुई हैं, लेकिन आज जिस तरह सेनेटर सिराजुल हक साहब ने भी कहा कि APC जो है दरअसल उसका एजेंडा कुछ और है, जिस वक्त मुल्की मफाद में APC होगी तो फिर सोचेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जब APC से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जहां ऑपोजिशन डिवाइडेड होगी तो वहां पर कोई भी APC या MPC कामयाब नहीं हो पाएगी? देखिए, बात यह है कि APC होगी तो इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। हर पार्टी का अपना एक नजरिया, अपनी सोच, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। पीपल्स पार्टी के सामने जो चीज़ है वो सबसे पहले आपको पता है अवाम, फंडामेंटल ह्यूमन राइट और अवाम की फलाह है। आज 2 साल के बाद हुकूमत जिस नहज पे मुल्क को ले आई है, आपका क्या ख्याल है कि अपोजिशन इस पर खामोश हो? मैं कहूँगी कि आप मीडिया के आप नुमाइंदों से पूछें, अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछें, और बाकी अवाम को तो छोड़ दें, उनसे पूछें कि वो किस कब जो है वो कर्ब और जबर से गुजर रहे हैं। आप ये देखें कि आपके अपने चैनल के साथ क्या होता है। आप बेरोजगारी देखें, आप जो है वो मईशत की बदहाली देखें, आप ये देखें कि जो NRO ये तो अपने लिए मांग रहे हैं। सहर कामरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत की डिलीवरीज के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। जहां हुकूमत की डिलीवरीज पर क्वेश्चन मार्क है, वही ऑपोजिशन के किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है ना। मतलब अब अवाम तो यकीनन आपकी तरफ देख रही है। लीडर ऑफ द हाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम तर ऑपोजिशन को जो अपना रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रही है। जब टिड्डी दल का मामला होता है तो अफवाज पाकिस्तान से मदद ली जाती है, जब किबाड़ी में गैस निकलती है अफवाज पाकिस्तान से मदद ली जाती है, कोरोना क्राइसिस आता है अफवाज पाकिस्तान काम कर रही होती हैं, और फिर कल फिर ट्वीट की वजीर आजम पाकिस्तान ने कि कराची के अंदर गंदगी के मसले के ऊपर भी अफवाज पाकिस्तान जो है अपना किरदार अदा करें। तो इज इट राइट, क्या सियासतदानों को जो रोल प्ले करना चाहिए वो कर रहे हैं?
देखिए वो उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत जो है ये हुकूमत जो है ये डिपेंड कर रही है सिर्फ जो है या टाइगर फोर्स के ऊपर या अपनी जिम्मेदारियों से भागने के ऊपर। इस हुकूमत की अपनी ना कोई कारकर्दगी है, ना ये डिलीवर कर सकती है, ना ये डिलीवर करना चाहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि रवा साल कौम को कैसे 190 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। मीर रियासत नए पाकिस्तान की तामीर के 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। आपने अवाम को रिलीफ देने के दावों के साथ इक़्तिदार संभाला था, लेकिन इन 2 सालों के दौरान अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, मगर नए पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए अवाम की जेब पर कैंची चलाई गई। हर बार अवाम को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। मीर रियासत इन 2 सालों में डॉलर की कदर में 40% इजाफा हुआ। इस इजाफे से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, मुल्क के कर्ज में इजाफा हुआ। वहीं IPPs के किए गए मुआहिदों के नतीजे में कौम ने सिर्फ बिजली के बिलों की मद में 190 अरब रुपए का टीका बर्दाश्त किया। मीर रियासत पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए दरामदशुदा ईंधन, डीजल, फर्नेस ऑयल, LNG और कोयले पर भारी इन्हिसार है, जबकि टैरिफ रुपए में नहीं बल्कि अमरीकी सेंट्स में है। इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि IPPs को अदायगियाँ भी अमरीकी डॉलर्स में की जाती हैं। मीर रियासत रवा माली साल में 850 अरब रुपए की अदायगियां होनी हैं, लेकिन अगर डॉलर की कदर में इजाफा नहीं होता है तो 650 अरब रुपए अदायगियां करना होती हैं। मीर रियासत बात यहां नहीं खत्म होती है, बल्कि आवाम को गर्दिशी कर्जों की मद में मजीद 4000 अरब रुपए का बोझ भी बर्दाश्त करना होगा। मीर रियासत क्या हर बार कैंची आम आदमी की जेब पर चलेगी? मीर रियासत क्या हर हफ्ते, महीने और साल अवाम को ही अरबों रुपए का टीका लगेगा? मीर रियासत सुना है रियासत माँ जैसी होती है, वो अपने बेटों के हर दर्द को समझती है और इसका मरहम तलाश करती है। लेकिन मीर रियासत क्या नए पाकिस्तान में आवाम को वो सुख मैसर है जो उसे माँ की गोद में नसीब होता है? मीर रियासत हम आपको बताते हैं माँ कैसी होती है। गुज़श्ता हफ्ते एक वाक़या जो रावलपिंडी में रूनुमा हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या था। बेटे की तरफ से अपनी जन्नत, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया गया, मगर माँ ने रिएक्शन में क्या किया, माँ का रद्दअमल क्या था, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मेरी बहू और मेरे बेटे ने मुझसे माजरत की है। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, इसे मैं अल्लाह खुदा और उसके वास्ते अल्लाह के हजूर में इसको माफ करती हूँ हर लिहाज से। और बहन भाई, जिन बहन भाइयों ने जिनकी दिल आजादी हुई है, उन सब बहन भाइयों से, बहुओं से, बेटियों से माफी मांगती हूँ कि इनकी तरफ से, और वो भी इनको माफ कर दे और अल्लाह इसे हिदायत दे। और मैंने बयान हल्फी दे दी है और कोई कानूनी चारा जो भी ना हो, और अल्लाह ताला बेहतरी करे। मीर रियासत ये होती है माँ। क्या हमारी रियासत माँ जैसी है? सोचने की बात है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।